और बिडू लोग आ गए 10वीं में गिरते पड़ते। जनाब ये साल आपकी ज़िंदगी का वो साल होगा जहाँ से आपकी ज़िंदगी की तकलीफ़ें शुरू होंगी। ये साल वो साल होगा जहाँ पर आपका गली का कुत्ता भी आपसे पूछेगा, अरे भाई अब तो पढ़ ले, कितना बार घूमेगा। और पता नहीं कहाँ से हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई अंकल ऐसे फुदक फुदक के आपके सामने आएंगे जो आज से पहले कभी एग्जिस्ट भी नहीं करते थे, और मिलते ही बस एक सवाल कहेंगे, बेटा इस साल तो बोर्ड्स है ना, ये तो बोर्ड्स वाली क्लास है, अब तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, अब तो तुम बड़े हो गए हो। और आपका जवाब कुछ इस प्रकार होना चाहिए, इस साल तो बोर्ड्स है। बिल्कुल सही याद दिलाया आपने। रोज स्कूल जाके नहीं याद रहता था। आपने बताया याद है, अभी आया मैं खाना छोड़ के अभी पढ़ने जाता हूँ, तब पड़ेगी तेरे दिल को ठंडा। और यार बोर्ड्स की बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। ये 10th क्लास जो है ना, ये तुम्हारी लाइफ की बेस्ट क्लास होने वाली है। इसमें तुम बहुत मेमोरीज बनाओगे जो तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी भर रहेगी। हाँ, इसमें थोड़ी बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन यार यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारी लाइफ के मज़े बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। तुम्हें अपने मज़े और पढ़ाई को बिल्कुल साथ साथ चलाना है, और जितने इम्पोर्टेंट पढ़ाई है उतने ही इम्पोर्टेंट मज़े भी करने हैं यहाँ पर, क्योंकि ये साल कभी वापस नहीं आएंगे। और यार 10th में 90+, 92+ स्कोर करना बहुत आसान है। मतलब अगर तुम रोज़ का सिर्फ 1 घंटा भी दोगे ना कॉन्स्टेंटली, तब यार तुम बड़े प्यार से 90% फोड़ सकते हो। और वो एक जोक था ना कि पहले के बच्चों के मार्क्स डिग्री सेल्सियस में आते थे और आज के बच्चे डिग्री फ़ारेनहाइट में मार्क्स लेके जाते हैं। तो यार वैसा ही कुछ सीन होगा तुम्हारे साथ भी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। बहुत प्यार से हम पढ़ेंगे और बहुत ज़ोरदार बोर्ड्स को फोड़ के आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई थंबनेल और टाइटल में तो तुमने देख ही लिया होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, लेकिन अगर कोई उबासी लेते लेते लेक्चर खोल दिया किसी ने, तो उसके लिए बता दूं कि हाँ, आज हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस पढ़ने वाले हैं। तो यार जिनको मैथ से डर लगता है वो बिल्कुल भी मत घबराना कि इसमें मैं तुम्हें कोई मल्टीप्लिकेशन या अलजेब्रा नहीं सिखाऊंगा। इसमें नॉर्मल इक्वेशंस होंगी और बहुत आसानी से हम लोग ये चैप्टर कर रहे हैं। और मैं पहली बार किसी को पढ़ा रहा हूँ तो मेरे ऐसे दिल में धक धक हो रही है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा है यार बिना कोई समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो भाई इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक सबसे बेसिक सेंस के साथ इस चैप्टर का पहला नाम ही है, यानी कि केमिकल रिएक्शन। तो भाई केमिकल रिएक्शन क्या होता है? ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत ही इतनी बड़ी डेफिनेशन देख के डर मत जाना, क्योंकि ये जब तुम समझोगे तो तुम अपने आप भी लिख सकते हो। तो इसमें कह रहे हैं, इट इज़ दैट प्रोसेस इन विच 2 or more रिएक्टेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस अलॉन्ग विद न्यू प्रॉपर्टी। मतलब कि यहाँ पर कोई भी 2 सब रिएक्टेंट है। अभी तुम पूछोगे रिएक्टेंट क्या होता है, तो रिएक्टेंट वो होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं। यानी कि मान लो कोई कंपटीशन है और तुमने उसमें अपना पार्ट लिया है या फिर पार्टिसिपेशन दिखाई है, उसी को रिएक्टेंट कहते हैं। जब 2 रिएक्टेंट मिलते हैं और रिएक्ट करते हैं साथ में और एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उसी को आप केमिकल रिएक्शन कहते हो। बहुत सिंपल डेफिनेशन है ये, और इसमें कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है। अब इस केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल हो सकते हैं, यानी कि जैसे देख सकते हो तुम, दूध से दही बनना। कभी घर में आंटी जो जामुन लाती है पड़ोस से, वो मम्मी लेती होगी और उसमें दूध में डाल देती होगी थोड़ा सा जामुन, और सुबह देखते हैं तो जादू हो जाता है, यानी कि उस दूध का दही बन जाता है। अब कोई लोग कहेगा कि यार मैं तो दही खाता ही नहीं हूँ, हमारे घर में दही नहीं आती है, हम तो सिर्फ सब्ज़ी खाते हैं। तो भाई कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लो, कुछ तो खाते होगे तुम, खाना तो खाते होगे, कुकिंग ऑफ फूड। ये भी एक बहुत ही शानदार एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन का, कुकिंग ऑफ फूड। यानी कि अब तुम सोचोगे इसमें कैसे केमिकल रिएक्शन होता है, तो अगर किसी के घर में कभी भिंडी बनी हो तो नोटिस करना कि जो नमक होता है वो हमेशा लास्ट में डालते हैं भिंडी के, क्योंकि अगर नमक पहले ही डाल देंगे तो वो केमिकली रिएक्ट कर जाएंगे और जो नमक है वो भिंडी में से पानी छोड़ देगा, यानी कि बहुत मतलब अच्छी सी नहीं बनेगी, और तुम्हें फिर सूर्यवंशम की तरह जो उल्टी होती है ना, वो वाली ये फीलिंग आएगी। तो भाई अगला टॉपिक है केमिकल इक्वेशन। ये और कुछ नहीं, बस एक ज़रिया है एक केमिकल रिएक्शन को सिंबल और फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करने का।
दोस्तों केमिकल इक्वेशन से आप कन्वे कर सकते हो जो भी आपने केमिकल रिएक्शन में ऑब्ज़र्व किया। अब आप आंखों से देख तो नहीं सकते कि कौन सा एलिमेंट किस कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है या कौन सा कंपाउंड किस एलिमेंट में ब्रेक हो रहा है, लेकिन इसमें केमिकल इक्वेशन में हम उनके सिंबल्स से उनको रिप्रेजेंट करते हैं और ये केमिकल इक्वेशंस हमें बहुत मदद करती हैं। तो भाई केमिकल इक्वेशन की भी दो टाइप होती हैं। पहला है वर्ड इक्वेशन, और जैसा कि नाम बता रहा है इसमें हम रिएक्शन को वर्ड्स में एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। और भाई इसको देख के इतना खुश मत हो, कभी तुम सोच रहे हो कि यही एग्ज़ाम में आ जाए, काश लाइफ इतनी आसान होती। CBSE वाले इतने भी बेवकूफ़ नहीं है कि ये एग्ज़ाम में दे। तो इसीलिए चलते हैं दूसरे टाइप पर। तो भाई केमिकल इक्वेशन का दूसरा टाइप है सिंबल इक्वेशन, जिसमें हम केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg और ऑक्सीजन का होता है O2। तो Mg + O2 गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि MgO। यार अगर तुम इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हो तो तुम्हें याद होगा मैंने कहा था कि हम अपनी आंखों से नहीं बता सकते कि किस केमिकल रिएक्शन में कौन सा कंपाउंड एलिमेंट में ब्रेक हो रहा है या कौन से एलिमेंट कंपाउंड में फॉर्म हो रहे हैं। इसीलिए जिन तरीक़ों से हमें पता चलता है केमिकल रिएक्शन के बारे में उन्हें कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो भाई ये होते हैं एवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर या फिर चेंज इन स्टेट। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो भाई पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इसमें कोई भी जब रिएक्शन कंप्लीट होती है तो हम एक गैस इवोल्व होते हुए डिटेक्ट करते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में हम देखते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड में अगर जिंक डालें तो हमें ZnSO4 मिलता है, जिस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस इवोल्व होती है, जो कि पॉपिंग साउंड से डिटेक्ट की जाती है। और यार ऐसे ही दूसरा एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट में HCl मिलाने पर हमें कैल्शियम क्लोराइड यानी CaCl2 विद वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलता है। ऐसे ही दूसरा कैरेक्टरिस्टिक होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो यार अगर हमें प्रेसिपिटेट पता ही नहीं होगा क्या होता है तो हम उसके बारे में कैसे समझेंगे। इसीलिए सबसे पहले देखते हैं कि प्रेसिपिटेट होता क्या है। प्रेसिपिटेट एक इंसोल्यूबल सब्सटेंस है, जस्ट लाइक चाय पत्ती जो कि हम चाय में से अलग कर सकते हैं, वैसे ही प्रेसिपिटेट को हम किसी भी सॉल्यूशन से अलग कर सकते हैं। तो भाई इसके दो एग्जांपल हैं जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला है लेड नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड मिक्स करने पर लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट मिलता है। अब घबराओ मत कि तुम्हें इतने बड़े बड़े नाम याद करने पड़ेंगे, याद कर लो तो अच्छा है, वरना याद ना भी करो तो बस ये सिंबल लिखाना, तुम्हें एग्ज़ाम में पूरे नंबर मिलेंगे। बस यार ये कलर ज़रूर याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस कैरेक्टरिस्टिक में लिखना, और ये कैरेक्टरिस्टिक सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा एग्ज़ाम में इस टॉपिक में से। तो भाई आगे बढ़ते हैं। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है चेंज इन कलर, बहुत ही सिंपल और बट इम्पोर्टेंट। इसके दो एग्जांपल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो भाई पहला एग्जांपल है पोटेशियम परमैंगनेट, ये नाम ज़रूर याद रखना, इसमें इम्पोर्टेंट है नाम याद रखना। तो KMnO4 में जब लेमन जूस हम डालते हैं तो हमें कलरलेस सॉल्यूशन मिलता है। ये कलरलेस वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना। और अगर इससे आसान एग्जांपल चाहिए तो फिर दूसरे वाला बहुत आसान है, जिसमें कॉपर सल्फेट में आयरन मिक्स करें तो हमें आयरन सल्फेट और कॉपर मिलता है। तो भाई अभी जो क्लिप मैं आपको दिखाऊंगा उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे ये सॉल्यूशन ब्लू से ग्रीन होता है, क्योंकि इसमें कॉपर सल्फेट डिज़ोल्व होता है आयरन सल्फेट में।
तो भाई आगे बढ़ते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक पे, जो कि है चेंज इन टेम्परेचर। और ये सबसे कॉमन है और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है एग्ज़ाम के लिए। तो भाई चेंज इन टेम्परेचर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन। एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें हीट रिलीज़ होती है, मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन पूरी होने पर आपको हीट इवॉल्व होती हुई महसूस होगी। इसका बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है जो कि आपको आगे तक देखने को मिलेगा 12th में भी, जो कि है कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि चूना। ओए टिक्की, ओए चूना लगा दिया। प्लस वाटर जो कि हमें देता है स्लेकेड लाइम, जिसको हम लाइम वाटर भी कहते हैं। और इस रिएक्शन में हीट इवॉल्व होती है। वैसे तो यही रिएक्शन आपको लिखनी चाहिए एग्ज़ाम में, क्योंकि इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा। लेकिन मेरे कुछ भाई बहन जो कि मेरे जैसे ही होंगे, जो आसान तरीका ढूंढना चाहेंगे, उनके लिए दूसरी रिएक्शन भी है बहुत सिंपल, जो कि है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, जिसमें मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट। तो भाई जो तुम्हारा मन करे वही रिएक्शन लिख के आना, टीचर का क्या है। सह लेंगे थोड़ा सा। तो भाई अभी ये जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है और इस पे क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। कुछ इस प्रकार बनेगा कि वाई रेस्पिरेशन इज़ कंसिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और आपको चुपचाप ये लाइन लिख के आ जानी है कि रेस्पिरेशन इज़ कंसिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एनर्जी इज़ रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP। और यार ये ATP और कुछ नहीं, बस एक करेंसी है। इसको हम करेंसी ऑफ एनर्जी बोलते हैं। जैसे कि हम रियल लाइफ में कोई सामान की लेन देन करते हैं वो पैसों से करते हैं, ऐसे ही एनर्जी की लेन देन ATP से होती है। और इसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो यार अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ये लाइन लिखाना, और तुम्हें 1 या 2 नंबर जितने का भी ये क्वेश्चन आएगा तुम्हें पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो भाई अगला पार्ट है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये उसका एक्सोथर्मिक रिएक्शन का बिल्कुल उल्टा है। जैसे कि उसमें एनर्जी यानी कि हीट रिलीज़ हो रही थी, इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। और यार ये एक GKB की बात है, यानी कि ज्ञान की बात इसकी फुल फॉर्म है। ये तुम नोट कर सकते हो अपने रजिस्टर के टॉप पे कि ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये बात तुम्हें आगे बहुत फ़ायदा देगी, तो इसको आप नोट ज़रूर कर लेना। तो भाई अब तुम लोग पूछोगे कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है, तो मैं बता दूं कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन जब कोई कंपाउंड 2 कंपाउंड में टूटता है या 2 से ज़्यादा कंपाउंड में टूटता है, उसको डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसा कि तुम लोग यहाँ पहले एग्जांपल में देख सकते हो कि कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट रहा है, जो कि हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। क्योंकि किसी कंपाउंड को तोड़ने के लिए तुम्हें एनर्जी देनी तो पड़ेगी ना, वो हीट के रूप में देते हैं। और दूसरा एग्जांपल है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाते हैं। अब तुम लोग कहोगे कि यार अभी तो बोला कि कंपाउंड टूटते हैं, तो भाई मैंने कहा कि जहाँ भी कंपाउंड टूट रहे हैं वो तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है ही, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर कंपाउंड टूट नहीं रहे हों वो भी एंडोथर्मिक रिएक्शन ना हो। यानी कि ऐसे एग्जाम्पल भी हैं जहाँ पर कंपाउंड या फिर एलिमेंट मिलकर कंपाउंड बना रहे हो, लेकिन वो एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। ये रहा एक और क्वेश्चन, जैसा कि पिछला क्वेश्चन था बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है कि व्हाई फोटोसिंथेसिस इज़ कंसिडर्ड एज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो भाई जैसा पिछला नोट मैंने तुम्हें याद करवाया था वैसे ही बिल्कुल सेम ऐसा क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल ऐसे ही लिखा होगा और तुम्हें ये आंसर लिख के आ जाना, तुम्हें पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो भाई इसमें लिखा है कि ग्रीन प्लांट जब एनर्जी इनटेक करते हैं उस अपने फूड प्रिपेयर करने के लिए, इसीलिए वो एंडोथर्मिक प्रोसेस कहलाता है, क्योंकि इसमें जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब हो रही है। तो जहाँ भी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो भाई अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ये लाइन लिखाना, तुम्हें नंबर मिल जाएंगे, तुम भी खुश, टीचर भी खुश। जाओ अब लड्डू बांटो। टीचर खुश, तू खुश, भगवान खुश, जा जाके नारियल फोड़। तो भाई ये जो तुम देख रहे हो ये उन्हीं नोट्स के ऊपर बेस्ड है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें तुम देख सकते हो कि फोटोसिंथेसिस मैंने एंडोथर्मिक रिएक्शन के नीचे लिखा है, यानी कि इसमें एनर्जी जो है एब्जॉर्ब होगी।
और इसकी रिएक्शन ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको लिख लो कहीं पर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ऐसे ही रेस्पिरेशन मैंने एक्सोथर्मिक रिएक्शन के नीचे लिखा है, यानी कि इसमें एनर्जी रिलीज़ होती है। यहाँ पर तुम देख रहे होगे प्रोडक्ट साइड में कि यहाँ पर प्रोडक्ट के बाद मैंने +38 ATP भी लिखा है, यानी कि ये एनर्जी की करेंसी है, इसमें एनर्जी रिलीज़ हो रही है। इस रिएक्शन को भी बिल्कुल अपने दिमाग में छाप लेना, एज़ इट इज़ तुम्हें लिख के आनी पड़ेगी एग्ज़ाम में। और यार अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये और कुछ नहीं है, ये एक दूसरे की अपोजिट रिएक्शन है, यानी कि तुम्हें एक ही रिएक्शन याद करनी है और उसी को 2 बार लिख देना है। यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्रेब्स साइकिल देख के डर मत जाना, ये बस इस साइकिल का नाम है, एक बार याद कर लेना। और मेरे ख्याल से ग्लूकोज का फॉर्मूला तो तुम्हें याद होगा ही, और प्रोडक्ट भी तुम्हारे जाने पहचाने ही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, बस और कुछ नहीं है। और कोएफिशिएंट ज़रूर याद रखना, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तो भाई फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने लास्ट कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर, जो कि है चेंज इन स्टेट। इसमें क्या होता है कि हम जैसे तुम लोग दिल्ली में हो तो इसमें तुम यूपी में पहुंच जाओगे, और फिर यूपी में हो तो कोलकाता में पहुंच जाओगे। कुछ भी जोक्स अपार्ट भाई, लेकिन चेंज इन स्टेट का मतलब है कि 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, उसमें इंटरचेंज होना, यानी कि सॉलिड से लिक्विड या सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होना। या जैसे कि तुम लोग इसमें एग्जांपल में देख सकते हो, बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स, यानी कि जो सॉलिड से हम देखते हैं कि लिक्विड में हो जाता है कन्वर्ट बर्न होने पर। और दूसरा एग्जांपल है कि NH3 यानी कि अमोनिया में अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालें तो NH4Cl जो कि एक सॉलिड है वो हमें मिलता है, यानी कि 2 गैस के रिएक्शन से हमें एक सॉलिड मिल रहा है। तो ये कितने हैरानी की बात है, तुम देख सकते हो। Nothing, I'm always thankful for something, don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can